इस दुनिया में इंसान की पहचान अलग-अलग चीजों से होती है। एक व्यापारी के लिए उसकी पहचान उसकी तिजोरी है, एक मुलाजिम के लिए उसकी पहचान उसकी कुर्सी है, और एक रईस के लिए उसकी पहचान उसका बंगला और मोटर गाड़ी है। लेकिन कभी भारत के किसी गांव की पगडंडी पर चलिएगा। वहां आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जिसके नंगे पांव फटे हुए होंगे, जिसके शरीर पर कपड़े के नाम पर सिर्फ एक धोती होगी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक होगी। वो किसान है। और उस किसान से पूछिएगा कि उसके लिए जमीन क्या है। उसके लिए जमीन मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। वो उसके लिए प्रॉपर्टी या निवेश नहीं है। वो उसकी माँ है। वो उसका अभिमान है। वो उसके पूर्वजों की वो अमानत है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता है। जमीन किसान का वो गुरूर है जिसके दम पर वो अकाल में भी सीना तान कर खड़ा रहता है। और जब ये जमीन उससे छिनती है, तो वो सिर्फ बेघर नहीं होता, वो बेजान हो जाता है। स्वागत है आपका मोहो एंटरटेनमेंट पर। और आज मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आया। आज मैं आपको इतिहास के उस पन्ने पर ले चलूंगा जिस पर हमारे समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई लिखी है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति बलिदान। ये कहानी बेला गांव के एक किसान गिरधारी की है। लेकिन सच कहूं तो ये कहानी उस हर किसान की है जो अपनी मिट्टी को बचाने के लिए सिस्टम, समाज और गरीबी से लड़ते लड़ते अपना सब कुछ बलिदान कर देता है। तो चलिए, मेरे साथ चलिए उस दौर में जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू में दर्द मिला हुआ था। ये कहानी शुरू होती है बेला गांव से। बनारस के जिले में बसा एक साधारण सा गांव, जहां आम के बगीचे हैं, नीम की छांव है और कच्ची सड़कें हैं। ऊपर से देखने पर यह गांव बड़ा शांत लगता है। लेकिन इस शांति के नीचे बदलाव की एक ऐसी आंधी चल रही है जो पुराने बरगद जैसे इंसानों को उखाड़ रही है और नए खरपतवारों को जमा रही है। कहा जाता है कि इंसान की आर्थिक अवस्था का सबसे बड़ा असर उसके नाम पर पड़ता है। जी हां, नाम पर। विश्वास नहीं होता तो जरा बेला गांव के मंगरू ठाकुर को देख लीजिए। कुछ साल पहले तक लोग उन्हें मंगरू मंगरू कहकर बुलाते थे। मंगरू बेचारे सीधे साधे आदमी थे। लेकिन फिर मंगरू की किस्मत पलटी। वो पुलिस में कांस्टेबल हो गए। सरकारी वर्दी क्या चढ़ी, उनका नाम ही बदल गया। अब वो मंगरू नहीं, मंगल सिंह हैं। अब गांव का कोई आदमी अगर गलती से भी उन्हें मंगरू कह दे, तो मंगल सिंह की आंखें लाल हो जाती हैं। उनकी मूछें फड़कने लगती हैं। अब वो चाल में अकड़ और जुबान में रौब रखते हैं। और वो अहीर, याद है आपको, जो कल तक लाठी लेकर भैंस चराता था? उसने हल्के के थानेदार साहब से दोस्ती कर ली है, उनकी तीमारदारी की, और आज आज वो बेला गांव का मुखिया बना बैठा है। अब उसका नाम कालिका दीन है। माथे पर बड़ा सा तिलक, सफेद कुर्ते में लिपटा हुआ शरीर और जुबान पर हर वक्त धर्म कर्म की बातें। अब उसे कोई अहीर कहने का साहस नहीं कर सकता। पैसे और पद ने इन लोगों को बड़ा बना दिया है। लेकिन इसी गांव में एक आदमी ऐसा भी है जो कभी असली मायने में बड़ा था, जिसके नाम की तूती बोलती थी। वो है हरिश्चंद्र कुर्मी, जिसे आज जमाना हरखू कहता है। आज से 20 साल पहले अगर आप बेला गांव के इस हिस्से से गुजरते तो आपको हवा में एक मीठी नशीली महक आती। वो महक थी गुड़ की। हरिश्चंद्र कुर्मी के दरवाजे पर हाथियों जैसा ठाठ था। एक विशाल शक्कर का कारखाना था। दिन रात कोल्हू चलता था। चिमनी से निकलता धुआं बताता था कि यहां लक्ष्मी का वास है। सैकड़ों बीघे खेती थी। कई जोड़ी बैल थे। देश विदेश से व्यापारी आते थे और हरिश्चंद्र की खाट पर बैठकर सौदे करते थे। उस वक्त हरिश्चंद्र सिर्फ एक किसान नहीं, एक राजा थे। साधु संतों का डेरा उनके दरवाजे पर लगा रहता था। कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन दोस्तों, वक्त से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता। विदेशी शक्कर का दौर आया। वो सफेद चमकदार चीनी लोगों को ऐसी भाई कि उन्होंने अपने गांव के लाल गुड़ को भूलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हरिश्चंद्र का वो साम्राज्य ढहने लगा। पहले कोल्हू बंद हुआ, फिर कारखाने की ईंटें बिकी, फिर जमीन के बड़े बड़े टुकड़े बिके, और देखते ही देखते वो रईस हरिश्चंद्र कुर्मी सिकुड़कर झुककर बूढ़ा हरखू बन गया। आज हरखू 70 साल का बूढ़ा है। वो मखमली गद्दे गए, अब वो एक पुरानी बान की टूटी हुई खाट पर बैठता है। वो पगड़ी और कलंगी गई, अब वो सिर पर खाद की टोकरी ढोता है। लेकिन रुकिए, गरीबी ने उसके शरीर को तोड़ा है पर उसकी आत्मा की रीढ़ को नहीं। आज भी जब वो अपनी धसी हुई आंखों से देखता है तो सामने वाला नजरें झुका लेता है। उसके पास अब बची है तो सिर्फ 5 बीघे जमीन,
सिर्फ 5 बीघे। लेकिन ये 5 बीघे उसके लिए किसी सल्तनत से कम नहीं है। वो इन खेतों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। गांव की पंचायत में आज भी जब हरखू बोलता है तो मंगल सिंह और कालिका दीन जैसे नए रईसों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वो जो कहता है बेलाग कहता है, सच कहता है। लोग कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। हरखू वही रस्सी है। हर साल जब कुआर का महीना आता तो हरखू बीमार पड़ता। मलेरिया उसे जकड़ लेता। लेकिन हरखू वो पुराना वट वृक्ष कभी दवा नहीं खाता था। उसका कहना था, अरे हम मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में लोटेंगे ठीक हो जाएंगे। दवा दारू तो अमीरों के चोचले हैं। हर बार 10-5 दिन खटिया पकड़ता और फिर खड़ा हो जाता, मौत को ठेंगा दिखाकर। लेकिन इस साल कार्तिक का महीना आया और हरखू फिर बीमार पड़ा। उसने सोचा हर बार की तरह है निकल जाएगा, लेकिन इस बार जो ज्वर चढ़ा वो मौत का परवाना लेकर आया था। 1 हफ्ता बीता, बुखार नहीं उतरा। दूसरा हफ्ता बीता, हरखू का शरीर सूखकर कांटा हो गया। महीना बीत गया। अब हरखू को एहसास होने लगा कि बुलावा आ गया है। अब उसे दवा की जरूरत महसूस हुई। उसका बेटा गिरधारी, जो हमारी कहानी का अगला मुख्य पात्र है, बड़ा ही सीधा और भोला इंसान था। वो कभी जंगल से जड़ी बूटी लाता, कभी नीम की छाल उबालता, लेकिन मौत का इलाज जड़ी बूटियों में कहाँ। एक दिन मंगल सिंह, पुलिस वाले, उसे देखने आए। मंगल सिंह दरवाजे से ही, बाबा अब तो दवा ले लो, कुनैन क्यों नहीं खाते, कब तक ऐसे पड़े रहोगे। हरखू ने अपनी पीली आंखों से मंगल सिंह को देखा। उसकी आवाज में एक याचना थी, एक आखिरी उम्मीद। हरखू कांपती आवाज में, तो लेते आना भैया। अगले दिन कालिका दीन आया। कालिका दीन, बाबा जवानी की देह नहीं रही, 2-4 पैसे की दवा मंगवा लो। हरखू ने फिर वही कहा, लेते आना। लेते आना, ये 2 शब्द हरखू ने कितनी उम्मीद से कहे होंगे। लेकिन रोगी को देखने जाना एक शिष्टाचार है और दवा लाकर देना एक खर्च। पहली बात दुनियादारी है, दूसरी बात इंसानियत। और बेला गांव के नए रईसों के पास पैसा तो था, पर इंसानियत नहीं थी। न मंगल सिंह दवा लाए, न कालिका दीन। हरखू दिन भर दरवाजे की तरफ ताकता रहता। शायद कोई आया हो, शायद कोई पुड़िया लाया हो, लेकिन कोई नहीं आया। हरखू, जो कभी राजा था, आज चंद पैसों की कुनैन के लिए तड़प रहा था। उसे शायद ये समझ ही नहीं आया कि इस नई दुनिया में बिना पैसों के सांसें भी उधार नहीं मिलती। उसने कभी पैसे नहीं मांगे, सिर्फ दवा मांगी, और लोगों ने उसे सिर्फ सलाह दी। और फिर वो दिन आया, होली का दिन। पूरा गांव रंगों में सराबोर था। ढोल बज रहे थे, फगुआ गाया जा रहा था, अबीर और गुलाल हवा में उड़ रहे थे। लेकिन हरखू की अंधेरी कोठरी में एक अलग ही खेल चल रहा था, मौत और जिंदगी का खेल। 5 महीने के कष्ट के बाद होली की ठीक दोपहरी में हरखू ने एक लंबी हिचकी ली। उसकी आंखों की पुतलियां फिर गईं। उसने अपनी जमीन, अपने बैल और अपने भोले बेटे गिरधारी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। गांव में खबर फैली। कुछ लोगों ने अफसोस किया तो कुछ लोगों ने कहा, अरे बुढ़े को आज ही मरना था, होली का मजा किरकिरा कर दिया, 2 दिन बाद मर जाता। समाज की निष्ठुरता देखिए। किसी के घर का सूरज डूब गया है और लोगों को अपनी होली की चिंता है। गिरधारी, वो बेचारा दहाड़े मार मार कर रोया। उसने पिता का शव बड़ी धूमधाम से निकाला। शायद उसे लगा कि जीते जी वो पिता की दवा नहीं ला सका, तो कम से कम अंतिम विदाई में कोई कसर न छोड़े। घर में जो अनाज था वो निकाल दिया। खलिहान में जो फसल कटी रखी थी वो गिरवी रख दी। उसने पूरे गांव को भोज दिया, ब्राह्मणों को दान दिया। उसने एक बेटे का धर्म निभाया। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पिता की आत्मा शांत हो जाएगी और वो अपनी खेतीबाड़ी में लग जाएगा। लेकिन गिरधारी नहीं जानता था कि हरखू की चिता की आग के साथ साथ गांव के लालची लोगों के सीने में एक और आग जल उठी है। वो आग थी हरखू के उन 5 बीघे खेतों को हड़पने की आग। वो खेत जो अब तक हरखू के साए में सुरक्षित थे, अब वो अनाथ हो चुके थे, और गांव के गिद्ध अब उन खेतों पर मंडराने लगे थे। गिरधारी, जो अभी पिता के गम से उभरा भी नहीं था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है, हमेशा के लिए। दोस्तों, हरखू तो चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक विरासत और एक बहुत बड़ा सवाल। क्या गिरधारी उन खेतों को बचा पाएगा जिन पर गिद्धों की नजर है?
क्या होगा जब जमींदार लाला ओंकारनाथ अपनी चाल चलेंगे? हमने देखा कि कैसे बेला गांव के स्वाभिमानी किसान हरखू ने गरीबी और बीमारी से लड़ते हुए दम तोड़ दिया। उसके बेटे गिरधारी ने अपनी हैसियत से बढ़कर पिता का क्रियाकर्म किया। उसे लगा कि उसने एक बेटे का फर्ज निभाया है। उसे लगा कि अब पिता की आत्मा को शांति मिलेगी और वो अपनी खेतीबाड़ी में लग जाएगा। लेकिन वो भूल गया था, गरीब के घर में शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। पिता की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि गांव के लालची लोगों की आंखों में एक दूसरी आग जल उठी थी। वो आग थी हरखू के उन 5 बीघे खेतों को हड़पने की आग। आखिर उन खेतों में ऐसा क्या था? क्यों पूरा गांव उन पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा था? हरखू के वो 5 बीघे खेत साधारण मिट्टी के टुकड़े नहीं थे, वो सोना थे। गांव के कुएं के ठीक नजदीक मेड़बंदी इतनी पक्की कि पानी का एक कतरा भी बाहर न जाए। खाद से लदी हुई काली उपजाऊ मिट्टी। उन खेतों में साल में 3-3 फसलें कटती थीं। जब बाकी गांव सूखा देख रहा होता, हरखू के खेत हरियाली से झूम रहे होते थे। हरखू के मरते ही उन जमीनों पर चारों ओर से हमले होने शुरू हो गए। गिरधारी अभी पिता के 13वीं के भोज में, ब्राह्मणों को खिलाने में और अपनी जमा पूंजी स्वाहा करने में व्यस्त था। वो शोक में डूबा था। और उधर उधर गांव के मनचले किसान जमींदार लाला ओंकारनाथ के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे। दृश्य देखिए, लाला ओंकारनाथ का दालान। लालाजी मसनद यानी गोल तकिया पर लेटे हैं, पान की गिलौरी मुंह में है, नौकर पंखा झल रहा है। सामने गांव के कुछ किसान बैठे हैं, वही लोग जो कल तक हरखू को काका कहते थे। किसान 1: लालाजी, वो खेत हमें दे दीजिए, लगान जो कहेंगे वो देंगे, और ऊपर से सेवा पानी अलग। किसान 2: अरे लालाजी, इनकी बात छोड़िए, मैं नजराने की दुगनी रकम अभी आपके चरणों में रखने को तैयार हूं, बस पट्टा मेरे नाम लिख दीजिए। बोलियां लग रही थीं। जैसे किसी बाजार में मवेशियों की बोली लगती है, वैसे ही एक किसान की मां उसकी जमीन की बोली लग रही थी। लाला ओंकारनाथ सबको टालते रहे। क्यों? क्या वो गिरधारी का भला चाहते थे? उसने तो घर का एक एक दाना पिता के भोज में लगा दिया था। सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा पूंजी थी वो दादा के काम में उठ गई। खलिहान में अनाज है, लेकिन दादा की बीमारी की वजह से उपज भी अच्छी नहीं हुई। दया कीजिए मालिक, मुझ पर रहम कीजिए। ओमकारनाथ थोड़ा चिढ़कर: ये सच है गिरधारी, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। अगर मैं दूसरों को खेत दूं तो मुझे बैठे बिठाए मोटी रकम मिल रही है। मैं तो तुम्हारे पुराने हक का लिहाज कर रहा हूं। सरकार, ऐसा ना कहिए, हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो मैं अपनी बैल और बछिया बेचकर 50 रुपए ला सकता हूं। इससे ज्यादा की हिम्मत नहीं है मालिक, मेरी गर्दन मत काटिए। गिरधारी की लाचारी देखकर ओंकारनाथ का स्वर बदल गया। अब वो जमींदार नहीं, एक व्यापारी बन गए थे। और जानते हैं, शोषण करने वाला हमेशा अपने शोषण को सही ठहराने के लिए मजबूरी का नकाब पहन लेता है। ओमकारनाथ झुंझलाकर: तुम समझते होगे कि हम रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं? नहीं गिरधारी, हमारे ऊपर जो गुजरती है वो हम ही जानते हैं। कहीं ये चंदा, कहीं वो चंदा, कहीं ये नजराना, कहीं वो इनाम। ओंकारनाथ अपनी उंगलियों पर गिनवाने लगे। कभी कानूनगो आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी कलेक्टर, सब मेरे ही मेहमान होते हैं। अगर उनकी खातिरदारी न करूं तो नाक कट जाए, सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 1000-1200 तो इसी रसूख को बचाने में देने पड़ते हैं। ये सब कहाँ से आएगा? क्या मेरे घर में पेड़ लगा है? ध्यान दीजिए दोस्तों, जमींदार साहब रिश्वत देते हैं सरकारी अफसरों को अपना रुतबा बनाए रखने के लिए, और उस रिश्वत की भरपाई किससे की जाती है? उस गिरधारी से जिसके घर में खाने को आटा नहीं है। सिस्टम ऊपर से नीचे तक सड़ा हुआ है। ऊपर वाला नीचे वाले को दबाता है और सबसे नीचे कुचला जाता है किसान। बस, बहुत हो गया। मेरा भी जी चाहता है कि सब छोड़ छाड़ कर चला जाऊं, लेकिन परमात्मा ने हमें इसलिए बनाया है कि एक को सता कर लें और दूसरे को रो कर दें। यही हमारा काम है। मैं तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूं, मगर तुम खुश नहीं हो तो हरी इच्छा। उन्होंने अपना अंतिम फैसला सुना दिया, कठोर आवाज में। नजराने के पैसों में 1 पैसे की भी कमी नहीं होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर 100 रुपए दे सकोगे तो खेत पाओगे, नहीं तो नहीं। मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लूंगा। जाओ अब। गिरधारी हवेली से बाहर निकला। सूरज सिर पर था, लेकिन उसे ठंड लग रही थी। 100 रुपए और सिर्फ 1 हफ्ता, ये असंभव था। वो घर की ओर चला, लेकिन उसके पैर मन मन भर के हो गए थे। दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर खेत चले गए
तो मैं क्या करूंगा? खेत जो उसकी पहचान थे। अगर खेत नहीं तो गिरधारी किसान नहीं, और अगर किसान नहीं तो वो क्या है? एक मजदूर, एक भिखारी। गिरधारी मन ही मन बड़बड़ाते हुए, बैल बेच दूं, लेकिन अगर बैल बेच दिए तो खेत लेकर क्या करूंगा? जोतूंगा कैसे? घर बेच दूं तो मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे? पेड़ हैं, 4-5 पेड़ हैं बाग में, उन्हें बेचूं, लेकिन 25-30 रुपए से ज्यादा कौन देगा? उधार? कौन देगा मुझे उधार? उसने बनिए का दरवाजा खटखटाया। बनिया, भाग जाए यहां से। 50 रुपए पहले से चढ़े हैं। और उधार चाहिए? पहले पिछला चुका। उसने रिश्तेदारों के हाथ पांव जोड़े। सबने मुंह फेर लिया। घर में सुभागी की एक हंसली यानी कि गहना बची थी। वो भी गिरवी पड़ी थी साल भर से। छुड़ाने की नौबत ही नहीं आई। हर दरवाजा बंद था। हर रास्ता खाई में जा रहा था। गिरधारी घर नहीं गया, वो सीधा अपने खेतों पर गया। दोस्तों, जब हम किसी को खोने वाले होते हैं तो हम उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। गिरधारी के लिए उसके खेत ही उसका प्रेम थे। गिरधारी और उसकी पत्नी सुभागी दोनों ही इसी चिंता में घुलने लगे। गिरधारी को अब खाना अच्छा न लगता, रातों को नींद न आती। जैसे ही आंख लगती उसे सपना आता, कोई उसके खेतों को काट रहा है, कोई उसके कुएं से पानी भर रहा है। वो चीख कर जाग जाता। उसके हृदय में एक हूंक सी उठती। हाय, वो भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसकी मेढ़े बनाई, जिसका मजा अब कोई दूसरा उठाएगा। वो खेत गिरधारी के जीवन का अंश हो गए थे। उसका एक एक अंगुल उसके रक्त से रंगा हुआ था। उसका एक एक परमाणु उसके पसीने से तृप्त था। उन खेतों के नाम थे जैसे उसके अपने बेटे हों। चौबीसा, 22 बिस्वा का खेत। बईसो, 22 बिस्वा का खेत। नाल वाला, तलैया वाला। इन नामों को लेते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों में खिंच जाता था। वो उनसे ऐसे बातें करता जैसे वो सजीव हों। गिरधारी रोते हुए मिट्टी को हाथ में लेकर, क्यों रे चौबीसा, क्या तू मुझे छोड़ देगा? क्या तू भूल गया जब पिछले साल सूखे में मैंने बाल्टियों से तुझे सींचा घात? क्यों री तलैया वाली जमीन, तू तो मेरी लाडली थी, अब किसी और के हल के नीचे सजेगी। मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। वो घबराकर घर से निकलता और घंटों मेड़ पर बैठा रोता रहता, मानो उनसे विदा हो रहा हो। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। समय किसी के लिए नहीं रुकता, और मुसीबत में तो पंख लगाकर उड़ता है। एक हफ्ता बीत गया। गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर सका। स्वाभिमान भी आड़े आ रहा था और गरीबी भी। और फिर 8वें दिन वो खबर आई जिसने गिरधारी की दुनिया उजाड़ दी। गांव में ढोल पीटने जैसा शोर नहीं हुआ, बस एक कानाफूसी हुई जो आग की तरह बहली। मालूम हुआ कि कालिका दीन ने, वही कालिका दीन जो थानेदार का दोस्त था, उसने 100 रुपए नजराना देकर और 10 रुपए बीघे पर खेत अपने नाम लिखवा लिए हैं। सौदा हो गया। गिरधारी के खेत बिक गए। गिरधारी ने जब ये सुना तो वो रोया नहीं, चीखा नहीं। उसने बस एक ठंडी सांस ली, इतनी गहरी और ठंडी जैसे उसके अंदर का सब कुछ जम गया हो। एक क्षण के बाद वो अपने दादा अर्थात पिता का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा। दादा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? देखो, तुम्हारी जमीन लुट गई। मैं नालायक निकला दादा, मैं तुम्हारी निशानी नहीं बचा पाया। उस दिन गिरधारी के घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा सन्नाटा था मानो हरखू आज ही मरा हो। गिरधारी अपने द्वार पर बैठा सोच रहा था, अब मेरा क्या हाल होगा? ये जीवन कैसे कटेगा? ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे? मजदूरी? मजदूरी का विचार आते ही उसका हृदय कांप उठता। इतने दिनों तक आजादी और सम्मान का सुख भोगने के बाद अब नीच बनकर दूसरों की नौकरी करना, इससे तो मर जाना अच्छा है, उसने सोचा। वो अब तक गृहस्थ था, उसकी गिनती गांव के भले लोगों में थी। अब अब वो मर्यादा कहां? अब उसे पेट के लिए दूसरों की धौंस सहनी पड़ेगी। अब कौन उसके बैलों को नांद में लगाएगा? वो दिन अब कहां जब वो गीत गाकर हल चलाता था। यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसुओं की झड़ें लग जाती। गांव के 2-4 लोग जो कालिका दीन से जलते थे, कभी कभी उसे तसल्ली देने आते। अरे गिरधारी, बुरा हुआ भाई, कालिका दीन ने बड़ा अधर्म किया। लेकिन गिरधारी उनसे भी कुछ न बोलता। उसे लगता कि मैं सबकी नजरों से गिर चुका हूं। उसके पास अब जमीन नहीं थी, लेकिन अभी अभी उसके पास एक चीज बची थी, उसके 2 बैल, हीरा और मोती जैसी जोड़ी। गिरधारी को नहीं पता था कि भूख और कर्ज का दानव अब उन बैलों को भी निगलने आ रहा है। जमीन तो जा चुकी है दोस्तों, गिरधारी की पहचान मिट चुकी है।
लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी है। क्या होगा जब एक किसान को अपने बच्चों जैसे प्यारे बैलों को बेचना पड़ेगा? और क्या हुआ उस रात जब गिरधारी रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया? क्या वो भूत बन गया या कुछ और? समय का पहिया घूमा, जेठ की तपती दोपहरी बीती और आषाढ़ यानी जुलाई आ गया। आषाढ़ एक किसान के लिए ये महीना किसी त्योहार से कम नहीं होता। आसमान में काली घटाएं घेर आईं, सूखी प्यासी धरती ने पानी की पहली बूंद पी और हवा में गीली मिट्टी की वो सौंधी खुशबू घुल गई जो मुर्दे में भी जान डाल दे। पूरे बेला गांव में हलचल मच गई। किसान अपने हल और जुएं ठीक करने लगे। बढ़ई के घर भीड़ लग गई। कोई बैलों के लिए घंटी खरीद रहा था, कोई बीज का इंतजाम कर रहा था। हर चेहरे पर एक उम्मीद थी, नई फसल की उम्मीद, जीवन की उम्मीद। लेकिन इस उत्सव के बीच एक घर था जहां शमशान जैसा मातम पसरा था। गिरधारी का घर। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता। बरसों की आदत जो पड़ी थी, जैसे ही बादल गरजते उसका शरीर खेत की तरफ भागने को मचलता। उसका मन कहता, उठ गिरधारी, हल उठा, बारिश होने वाली है। लेकिन फिर उसका दिमाग उसे झकझोरता, बैठ जा गिरधारी, वो खेत अब तेरे नहीं रहे। एक दिन एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। गिरधारी अपने आंगन में बैठा शून्य में ताक रहा था। अचानक उसकी नजर कोने में पड़े अपने पुराने हल पर गई। हल की मुठिया टूट गई थी, फाल हिल रहा था। बादल जोर से गरजा। गिरधारी एक क्षण के लिए अपनी सुध-बुध खो बैठा। वो भूल गया कि वो लुट चुका है। वो झपट कर उठा, हल का फाल उठाया और दौड़ा हुआ गांव के बढ़ई रज्जू के पास पहुंचा। गिरधारी हांफते हुए, आंखों में पुरानी चमक लिए, अरे रज्जू भाई, देख, मेरे हल की फाल हिल रही है और जुए में भी सैला नहीं है। जल्दी से बना दे भाई, खेत जोतने जाना है। घटा घिर आई है, देर हो जाएगी। रज्जू, जो अपनी धुन में काम कर रहा था, ठिठक गया। उसने सिर उठाया और गिरधारी की ओर देखा। उसकी नजरों में नफरत नहीं थी, मजाक नहीं था, सिर्फ करुणा थी। एक ऐसी दया जो किसी पागल को देखकर आती है। उसने गिरधारी के कंधे पर हाथ नहीं रखा, बस उसे देखता रहा। रज्जू, धीमे, भारी स्वर में, गिरधारी। रज्जू ने आगे कुछ नहीं कहा, बस उसकी वो चुप्पी, वो खामोशी गिरधारी के सीने में तीर की तरह चुभ गई। गिरधारी को जैसे बिजली का झटका लगा। उसका नशा उतर गया। खेत खेत तो अब कालिका दीन के हैं। मैं हल किसके लिए ठीक करवा रहा हूं? मैं तो भूमिहीन हूं। गिलानी, शर्म और दुख का एक ऐसा तूफान उसके अंदर उठा कि उसकी आंखें डबडबा गईं। वो वहां एक पल भी नहीं रुक सका। चुपचाप चोरों की तरह अपना टूटा हुआ हल उठाया और सिर झुकाकर घर भाग आया। उस दिन उसे महसूस हुआ कि वो जिंदा लाश बन चुका है। गांव का वो माहौल, वो बीच की चर्चा अब उसके लिए जहर बन चुकी थी। अब गिरधारी के पास सिर्फ एक चीज बची थी जो उसे किसान होने का एहसास दिलाती थी, उसके दो बैल। हीरा और मोती जैसी वो जोड़ी, ऊंचे कंधे, चौड़ी छाती, लंबी सींगें। गिरधारी उन्हें बच्चों की तरह रखता था, खुद भूखा रहता पर उन्हें खली चूनी खिलाता। वो उसके सुख दुख के साथी थे। लेकिन अब खेत नहीं थे तो बैल किस काम के? उन्हें बांध कर खिलाना हाथी पालने जैसा था। घर में खुद के खाने को दाने नहीं थे, बैलों को कहां से खिलाता? गिरधारी घंटों उन्हें निहारता रहता और सोचता, क्या मैं इनका पेट भरने लायक भी नहीं रहा? एक शाम गिरधारी बैलों की नांद पर खड़ा उन्हें सहला रहा था। तभी मंगल सिंह आया। गिद्ध को पता लग जाता है कि शिकार कब कमजोर है। मंगल सिंह, क्यों गिरधारी, बैलों को बांधकर कब तक खिलाओगे? अब तो खेत रहे नहीं, इन्हें निकाल क्यों नहीं देते? घर में ही सूख रहे हैं बेचारे, और मुझे जोड़ी की जरूरत भी है। गिरधारी का दिल बैठ गया। गिरधारी रुआसी आवाज में, हाँ भैया, कोई ग्राहक आए तो निकाल दूं, अब रखकर क्या करूंगा? मंगल सिंह, एक ग्राहक तो हम ही हैं, हमको दे दो। अभी बात हो ही रही थी कि उधर से गांव का बनिया तुलसी आ धमका। तुलसी बनिया, जिसका उधार गिरधारी पर चढ़ा हुआ था। तुलसी गरज कर, अरे गिरधारी, तुम रुपए दे रहे हो कि नहीं, या मैं तुम्हारी खाल खिंचवा लूं? 3 महीने से टाल रहे हो। अब कौन सी खेती करते हो कि फसल कटने पर दोगे? तुम तो कंगाल हो चुके हो। गिरधारी कांप गया। गिरधारी, साहू, अभी हाथ तंग है, आज मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। कल? तेरा कल कभी नहीं आएगा। मुझे आज ही हिसाब चाहिए, नहीं तो कल सुबह नालिश कर दूंगा और तुझे जेल भिजवा दूंगा। तुलसी बड़बड़ाता हुआ चला गया।
अब गिरधारी के पास कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ बैलों की भूख, दूसरी तरफ कर्ज का फंदा और तीसरी तरफ पुलिस का डर। मंगल सिंह ने मौके का फायदा उठाया। देखो गिरधारी, मैं तो 60 रुपए दूंगा, बाजार में दाम चाहे जो हो। तुम्हारी गरज है, देना हो तो दो, नहीं तो मैं चला। 80-90 रुपए की जोड़ी थी वो, लेकिन मजबूरी का नाम ही सौदा है। गिरधारी ने भारी मन से सिर हिला दिया। ले जाओ। सौदा हो गया। मंगल सिंह ने 60 रुपए गिने और खाट पर रख दिए। अब विदाई की घड़ी थी। मंगल सिंह ने बैलों की रस्सी खोली। बैल अपनी जगह से हिले नहीं। वो अपनी बड़ी बड़ी काली गीली आंखों से गिरधारी को देख रहे थे। जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी रूह सब समझती है। उनकी आंखें पूछ रही थीं, मालिक, हमने क्या गलती की? हमें क्यों निकाल रहे हो? क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई थी? गिरधारी, वो गिरधारी जो तूफानों में नहीं रोया था, आज टूट गया। वो दौड़कर बैलों के पास गया, उनके गले से लिपट गया। उसने अपना चेहरा उनकी गर्दन में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। गिरधारी सिसकते हुए, हिचकियां लेते हुए, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। मेरे खेत के कमाने वाले थे। तुम मेरे जीवन के आधार थे। तुम्हारे बिना मेरी सुबह नहीं होती थी। तुम्हारे लिए मैं पहर रात से उठता था। वो दृश्य देखकर पत्थर भी पिघल जाता। जैसे एक बेटी विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, वैसे ही गिरधारी उन बैलों को छोड़ नहीं रहा था। मंगल सिंह ने जबरदस्ती रस्सी खींची। बैल बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे, रंभाते रहे और अंत में धूल उड़ाते हुए चले गए। उस रात गिरधारी के घर में फिर से सन्नाटा था। सुभागी, उसकी पत्नी ने खाना बनाया, थाली परोसी, लेकिन गिरधारी ने छुआ तक नहीं। वो चारपाई पर पड़ा छत को घूरते रहा। उसके जीवन का आखिरी सहारा भी चला गया था। अब वो पूर्णतः रिक्त था, खाली था, खोखला था। रात गहरी हो गई। सुभागी सो गई। उसे लगा कि शायद सुबह तक गिरधारी का मन हल्का हो जाएगा। सुबह हुई। सुभागी उठी। उसने देखा गिरधारी की चारपाई खाली है। उसने सोचा शायद कहीं गए होंगे मन बहलाने। दोपहर हुई, गिरधारी नहीं लौटा। शाम हुई, गिरधारी नहीं लौटा। अब सुभागी का दिल घबराने लगा। गांव के लोग जमा हो गए। चारों ओर खोज होने लगी। गिरधारी, अरे गिरधारी! खेतों में, तालाबों पर, बागों में हर जगह ढूंढा गया, लेकिन गिरधारी का कहीं पता नहीं चला। संध्या हो गई। अंधेरा छाने लगा। सुभागी हार कर दिया जलाकर द्वार पर बैठी थी। उसकी आंखें पथरा गई थीं। तभी तभी उसे बैलों की नांद के पास से एक आहट सुनाई दी। खट खट। सुभागी का दिल जोर से धड़का। क्या वो आ गए? वो दौड़कर बाहर आई। अंधेरे में उसे एक परछाई दिखी। गिरधारी! हाँ, वो गिरधारी ही था। बैलों की खाली नांद के पास सिर झुकाए खड़ा था, जैसे अदृश्य बैलों को चारा डाल रहा हो। सुभागी की जान में जान आई। सुभागी, तुम यहां हो और मैं वहां मरी जा रही हूं। सारे दिन कहाँ रहे? चलो घर के भीतर। सुभागी उसकी ओर बढ़ी, लेकिन गिरधारी ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे जैसे सुभागी आगे बढ़ी, वो परछाई पीछे हटने लगी। गिरधारी धीरे धीरे पीछे हट रहा था, बिना मुड़े, बिना बोले, और देखते ही देखते वो अंधकार में विलीन हो गया, गायब हो गया। सुभागी चीख मारकर वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। ये भ्रम था या हकीकत? अगले दिन की सुबह, ब्रह्म मुहूर्त। कालिका दीन, नया खेत मालिक, अपने हल बैल लेकर उन 5 बीघे खेतों पर पहुंचा। वो बहुत खुश था। आज पहली बार वो हरखू की उस सोने जैसी जमीन पर हल चलाने वाला था। अभी कुछ अंधेरा था, कोहरा छाया हुआ था। कालिका दीन बैलों को हल में जोत ही रहा था कि यकायक उसकी नजर खेत की मेड़ पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था। वही पुरानी मिर्जई, कुर्ता, वही पगड़ी, हाथ में वही लाठी। गिरधारी। कालिका दीन चौंक गया। अरे, ये तो कल से गायब था। कालिका दीन ऊंची आवाज में, अरे गिरधारी, तुम यहां खड़े हो और बेचारी सुभागी गांव भर में रो रही है। कहां से आ रहे हो भाई? कालिका दीन हाल छोड़कर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन गिरधारी कुछ बोला नहीं। वो स्थिर खड़ा रहा और जैसे ही कालिका दीन पास पहुंचा, गिरधारी पीछे हटने लगा। वो खेत के पीछे वाले कुएं की तरफ बढ़ा। कालिका दीन रुका नहीं, वो भी पीछे गया और तभी गिरधारी ने पीछे वाले कुएं में छलांग लगा दी। कालिका दीन, अरे मर गया, मर गया! कालिका दीन चीखता हुआ कुएं की मुंडेर पर पहुंचा। उसने झांक कर देखा, लेकिन कुएं का पानी शांत था। कोई लहर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई शरीर नहीं, सिर्फ गहरा काला सन्नाटा।
कालिका दिन की रूह कांप गई, उसके पसीने छूट गए। उसने एक भयानक चीख मारी और अपने हल बैल वहीं छोड़कर गांव की तरफ भागा। भूत, भूत, खेत पर भूत है। उस दिन के बाद गिरधारी को किसी ने नहीं देखा, उसका शरीर कभी नहीं मिला। गांव वालों ने कुएं में जाल डलवाए, गोताखोर उतारे, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। गिरधारी कहाँ गया, ये आज तक एक रहस्य है। क्या वो कुएं में कूदा था, या वो सिर्फ कालिका दीन का भ्रम था, या गिरधारी की आत्मा अपने खेतों को छोड़कर जा ही नहीं पाई। गिरधारी को गायब हुए आज 6 महीने बीत चुके हैं। उसका परिवार बिखर गया। उसका बड़ा लड़का, जो कभी जमींदार किसान का बेटा था, आज एक ईंट के भट्टे पर मजदूरी करता है। 20 रुपए महीना कमाता है। अब वो धोती कुर्ता नहीं, कमीज और अंग्रेजी जूते पहनता है। घर में जौ की जगह गेहूं खाया जाता है। आर्थिक स्थिति शायद सुधर गई है, लेकिन सामाजिक स्थिति, वो अब शून्य है। वो अब किसी की बराबरी में बैठने लायक नहीं रहा। सुभागी अब प्रायः पागलों की तरह गांव में फिरती है। वो अब पंचायत में नहीं बैठती। वो अब सिर्फ एक मजदूर की माँ है। और वो खेत, हरखू और गिरधारी के वो प्यारे खेत। कालिका दीन ने उन खेतों से इस्तीफा दे दिया। डर के मारे उसने फिर कभी उधर का रुख नहीं किया। लाला ओंकार नाथ ने कई बार कोशिश की कि कोई और किसान उन खेतों को ले ले, मुफ्त में देने को भी तैयार हुए, लेकिन पूरे गांव में, पूरे इलाके में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन खेतों पर हल चला सके। क्यों? क्योंकि गांव वालों का कहना है, आज भी जब शाम ढलती है और अंधेरा खेतों को अपनी चादर में लपेटता है, तो उन खेतों की मेड़ पर एक आकृति दिखाई देती है, चुपचाप बैठी हुई, अपनी जमीन को निहारती हुई। वो किसी को डराती नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जैसे ही कोई उस खेत में हल चलाने की कोशिश करता है, वो उसे दिखाई दे जाती है। कभी कभी रातों को उधर से रोने की आवाज आती है, ऐसी आवाज जैसे कोई बच्चा अपनी मां से बिछड़कर रो रहा हो। वो गिरधारी है। उसका बलिदान पूरा हो गया। वो जीते जी अपनी जमीन का था और मरने के बाद भी उस जमीन का ही होकर रह गया। वो खेत अब बंजर पड़े हैं, वीरान हैं, जैसे किसी की याद में मातम मना रहे हों। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये उस अदृश्य डोर की कहानी थी जो एक किसान को उसकी मिट्टी से बांधती है। एक ऐसी डोर जिसे मौत भी नहीं तोड़ सकती। मुंशी प्रेमचंद जी ने ये कहानी दशकों पहले लिखी थी, लेकिन क्या आज हालात बदल गए हैं? आज भी हमारे देश में हजारों गिरधारी हैं जो विकास की आंधी में अपनी जड़ें खो रहे हैं, जो कर्ज, सिस्टम और लाचारी के कुएं में कूद रहे हैं। गिरधारी का भूत शायद हमें डराने के लिए नहीं, हमें जगाने के लिए है। ये बताने के लिए कि जब आप किसी से उसकी रोजी छीनते हैं, तो आप सिर्फ उसका पेट नहीं मारते, आप उसकी आत्मा की हत्या करते हैं। उम्मीद है गिरधारी की इस दास्तान ने आपके दिल को भी झकझोरा होगा। ये कहानी आपको याद दिलाएगी कि अन्नदाता की इज्जत करना हमारा धर्म है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी नमी ला दी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये उस हर किसान के लिए एक श्रद्धांजलि होगी जो मिट्टी से सोना उगाता है। कमेंट में हमें बताएं, आपको इस कहानी का कौन सा पल सबसे ज्यादा छू गया। ऐसी ही कालजयी कहानियों को सुनने और जीने के लिए अभी सब्सक्राइब करें अपना चैनल मोहो एंटरटेनमेंट और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।